लगने लगा। जो उनकी सबसे फेवरेट फूड था वो उससे उनको विरक्ति सी हो गई। कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दाग अच्छे हैं। ये आप चाहो ना चाहो ये आएगा ही आएगा। पिता नहीं खा सकते। सबने पपाया को बदनाम कर दिया जबकि थोड़ा पपाया खा के अगर आपका मोशन होता है तो बहुत अच्छा, आप अपना पाइल्स, फिशर ये सब अवॉइड कर सकते हैं। हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, हमारा टमी हमेशा ब्लोटेड फील करेगा, राइट, और ब्लोटिंग होगी तो हमें खाने का दिल नहीं करेगा और फिर नौजिया बढ़ जाएगी। मिसकैरेज की राह पे है और ब्लीडिंग जो हुई है ये उसका मिसकैरेज का इंडिकेशन है। तो कुल मिला के ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, तो उसके लिए भी लोगों को तैयार रहना चाहिए। वॉकिंग और अच्छी हाइड्रेशन और अच्छे खान-पान से आपकी 90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। पर एक्चुअली वो डायबिटीज़ उनको पहले से थी, है ना, वो डायबिटीज़ ज़्यादा खतरनाक होती है। तो एक तो स्पॉटिंग और ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में कभी भी हम नॉर्मल नहीं मानते। अपने फादर का रोल पूरा करो, और फादर का रोल है कि 9 मंथ की जर्नी में आप उनका हर पल साथ दें। प्रेगनेंसी अंडरवेट होकर शुरू की तो आपकी प्रेगनेंसी का आउटकम उतना अच्छा नहीं होगा। जब भी हमें प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलती है ना, तो हम 9 महीने के बाद की जो तस्वीर होती है उसको इमेजिन कर लेते हैं कि 9 महीने बाद कैसे बच्चा हमारे हाथ में होगा। लेकिन जो 9 महीने की जर्नी है उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं कि कैसे जो औरत है उसका शरीर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली चेंज होता है। 360 डिग्री पूरी तरह से बदल जाता है। शरीर में कितने सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, और प्रेगनेंसी की जर्नी के दौरान भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। तो आज एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में हमारे साथ इसी टॉपिक पर बात करने के लिए 2 बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर रंजना शर्मा हैं जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। हमारे साथ डॉक्टर मनीषा रंजन है, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट मदरहुड वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल नोएडा। तो वेलकम डॉक्टर्स, हमारे सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर रंजना, मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते या पहले महीने में क्या लक्षण दिखाई देते हैं अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। हाँ, तो सबसे पहले तो उनको महीना नहीं आता, तो उनको पीरियड मिस हो गया। जो उनकी डेट, एक्सपेक्टेड डेट थी, उसके दौरान उसके आसपास उनका पीरियड नहीं आया। तो किसी को भी सिम्टम होने के पहले ऐसा हो सकता है कि ये सबसे पहला साइन हो, तो वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि उनको प्रेगनेंसी है कि नहीं। फिर जो पहले सिम्टम्स, कई लोगों को इसी से पता लगता है कि अगर उन्हें चाय बहुत अच्छी लगती थी तो चाय पीना अच्छा नहीं लगने लगा। जो उनकी सबसे फेवरेट फूड था वो उससे उनको विरक्ति सी हो गई, खाने का मन नहीं करता। दूसरा, उनको जी सा मिचलाता है, जैसा आपने अभी पहले ही कहा। और कुछ लोगों को उल्टियाँ होना है, या कुछ लोगों को जल्दी जल्दी यूरिन पास करने की अर्ज होना कि मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, और रात में कई बार उठना पड़ता है। ये सब कुछ शुरू के सिम्टम्स हो सकते हैं, सबको नहीं होते। कई बार कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो हमारे पास आई, वो ये कहती हैं कि सबको तो जी मिचलाता है, उल्टी होती है, मुझे तो होता नहीं कुछ। तो उनको उससे फ़िक्र होती है। तो ये भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो लकी हैं कि उनकी प्रेगनेंसी भी अच्छी चल रही है और उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं है ऐसे जिनसे उन्हें परेशानी हो। तो कॉमन सिम्टम्स यही हैं। कभी कभी उन्हें ये भी है कि ये सब थोड़े देर में होते हैं। पहले आपने कहा ना 1 ही महीने में कौन से होते हैं, तो यही ज़्यादा कॉमन है। नहीं तो बाद में थोड़ा सा मूड चेंजेस होना, ये सब भी डेवलप होने लगता है। थोड़े टमी क्रैम्प्स का होना, ब्रेस्ट का टेंडर हो जाना, है ना, ये भी पहले स्टार्ट के पीरियड में हमें ज़्यादा पहले महीने में दिखता है कि अचानक से हमें लगता है कि पीरियड जैसा आ जाएगा, पीरियड आने जैसा एक प्रेशर फील होता है, हमारी ब्रेस्ट सोर हो जाती है, थोड़ी टेंडर हो जाती है। तो ये भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण हैं। तो डॉक्टर मनीषा, मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसमें भी उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी किसी को पूरे 9 महीने उल्टियाँ होती हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स है इसके बारे में बताइए, और क्यों होता है, प्लीज़ बताइए इसको। मॉर्निंग सिकनेस मीन्स जब हम सुबह उठ रहे हैं तो हमें अच्छा फील नहीं होता, वी फील सिक। अब ऐसा क्यों होता है? हमारे अंदर, जैसा मैडम ने बताया कि हमारे शरीर में बेबी आया है, उसके कारण एक हार्मोन होती है जिसको हम बीटा एससीजी कहते हैं। ये धीरे धीरे राइज करने लगती है और ये हमारे एमेटिक सेंटर को एक ट्रिगर देती है और हमें उठते ही नौजिया जैसा फील होता है,
राइट। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है और बहुत सारे प्रेगनेंसी की पहचान हम इसी मॉर्निंग सिकनेस से करते हैं। कभी कभी ये एबनॉर्मल रूप भी धारण कर लेता है जब हम कुछ भी ओरली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और नॉजिया और वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि हमें कभी कभी हॉस्पिटल में भी एडमिशन लेने की ज़रूरत होती है। इस टर्म को हम हाइपरिमेसिस ग्रेविडियम कहते हैं, है ना। और कभी कभी हमारी लिवर बहुत अच्छी नहीं है या यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है तो ये भी हमारी नॉजिया थोड़ी ट्रिगर हो जाती है। तो इसको बहुत लाइटली मोस्टली लेना चाहिए क्योंकि ये एक नॉर्मल सिम्टम है और छोटी छोटी घरेलू नुस्खों से ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है? हम सुबह उठे, पहले तो एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि कुछ कुछ सिम्टम्स हमारे आएंगे, हम बीमार नहीं हैं, हमें बीमार नहीं बनना है। ये हर वुमेन को होता है और ये बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है। जिसको नहीं होता है वो परेशान रहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना, कुछ दाग अच्छे होते हैं तो कुछ नौजिया अच्छी होती है। तो हमें इसका ध्यान रखना है और उसको ठीक करने के लिए हम छोटा सा घरेलू उपचार जैसे जिंजर है, हम उठते ही थोड़ा सा जेंटल साइकिलिंग कर लें बेड पे, हम साइड में कुछ क्रंची बिस्किट्स रखें और स्टार्ट योर डे विद दैट एंड देन स्टार्ट। कुछ हमने हर्बल टी, जिंजर टी ले ली, उसमें थोड़ा लेमन डाल दिया तो ये नौजिया थोड़ी सेटल हो जाती है। जो नहीं अच्छा लग रहा है आप मत खाओ, बट जो अच्छा लग रहा है उसको आप थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी में खाइए तो ये नौजिया सेटल हो सकती है। हम सिंपल सा एक जिंजर कैंडी अपने मुंह में रखे रहें, हम छोटी सी हाजमोला रख लें तो हमारी नौजिया थोड़ी सेटल हो जाती है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस है पर कुछ लोगों को इवनिंग में होता है। yes. तो Throughout उनका the दिन day. कहते हैं हमारा अच्छा शुरू हुआ पर शाम को वही सब प्रॉब्लम, तो ये Yes. भी उनको थोड़ा सा पता रहे। और खाली पेट रहने से ज़्यादा होता है। Yes. तो अगर जैसे हम और किसी किसी को जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो एसिडिटी भी इसमें हो सकती है, एडेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी खाली पेट रहना अवॉइड करें। तो सुबह उठते ही सबसे पहले 2-4 Yes. बिस्किट खा के दिन शुरू करें या Right. आधा केला खा के, और हर 2-2 घंटे में कुछ खाते पीते रहें Frequent. तो नौजिया वगैरह कम होगा। थोड़ा क्वांटिटी में स्मॉल मील्स और काफ़ी फ्रीक्वेंटली खाएं तो उससे भी कम होगा। मेरा अगला सवाल डॉक्टर अंजना आपसे होगा कि ब्रेस्ट में क्या चेंजेस आते हैं वाइल प्रेगनेंसी। बहुत सारे जो महिलाएं होती हैं वो कहती हैं कि ब्रेस्ट में भारीपन हो रहा है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है। तो अगर ये प्रॉब्लम उनको दिख रही है, ये लक्षण दिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, तो एक तो ये ब्रेस्ट का भारीपन होना और थोड़ा सा उसमें डिस्कम्फर्ट, पेन से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, तो ये काफ़ी नॉर्मल सा है। क्योंकि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि माहवारी में भी जैसे अगर हम पूरा महीना देखें तो माहवारी आने के पहले जो 1 हफ्ता 10 दिन होते हैं उसमें कई लोगों को बड़ा ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। तो वही हार्मोन हमें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो उसी हार्मोन्स की वजह से वो उसी तरह के ब्रेस्ट के चेंजेस पर थोड़े ज़्यादा इंटेंसिटी से होते हैं। तो और ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ने लगता है क्योंकि धीरे धीरे ब्रेस्ट की ग्लैंड्स जो कि हमें आगे मिल्क सिक्रेशन के लिए इस्तेमाल करनी है तो वो बढ़ता है, फैट भी बढ़ता है, तो कुल मिला के ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है। तो उसके लिए भी लोगों को तैयार रहना चाहिए कि ये भी नॉर्मल प्रोसेस है प्रेगनेंसी की। और दूसरा उसका डिस्कलरेशन, जो मतलब कई लोग कहते हैं कि बहुत डार्क हो गया है हमारा, और ब्रेस्ट के जो निपल के चारों तरफ का एरिया जो होता है एरियोला वो बहुत डार्क हो गया है। कई लोगों को वही पिगमेंटेशन नीचे भी दिखता है। तो ये सब भी हार्मोन्स की वजह से हैं और प्रेगनेंसी के बाद बहुत कुछ ठीक भी हो जाता है। हाँ। इसमें मैं कहना चाहूँगी कि समझो कि हमारा ब्रेस्ट तैयार हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो तैयारी शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है। आप छोटे छोटे ट्यूबरकल्स देखेंगे जो हमारी एरियोला में डेवलप होने लगती है। मीन्स ये हमारे मिल्क की एंडिंग है, डक्ट की एंडिंग है जहाँ पे वो पोर्स खुल रहे हैं, राइट। तो मोस्टली चेंजेस हमारी तैयारी है हमारे एंड के लिए, और एंड क्या है, एक हेल्दी बेबी जिसको हम फीड कराने वाले हैं। जो ये कह रही है ना कि निपल के चारों तरफ जो छोटे छोटे इरप्शंस जैसे, तो कई लोग उससे भी परेशान हो जाते हैं। तो वो भी एक नॉर्मल चीज। ओके, ग्रेट, थैंक यू, आपने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। मूविंग ऑन, डॉक्टर मेरा आपसे सवाल होगा कि बहुत सारे जो लेडीज़ होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनको थकावट काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। ऐसे में कहा जाता है कि एक्टिव रहो, चलते फिरते रहो। तो जब इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम एक्टिव रख सकते हैं खुद को? थकान होना अगेन प्रेगनेंसी का एक सिम्टम है। हमारे अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो रही है उससे हमारा बीपी क्या होता है, थोड़ा डाउन ट्रेंड में चला जाता है, हमें बीपी हमारी लो हो जाती है और इसके कारण हमें फटीग होती है। अब हमें पता है ये प्रेगनेंसी का नॉर्मल सिम्टम है, तो इसमें बहुत पैनिक नहीं होना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। वॉट एवर यू लाइक,
सिंपल पानी ले लो, लेमनेड ले लो, कोकोनट वाटर ले लो, उसमें पोटेशियम है, हम एक बनाना ले लें, छोटे छोटे हम मील्स को प्लान करें। हम सोना ज़रूरी है, समझो एक नेचुरल चेंज हमारे अंदर हो रहा है, नेचर भी चाहती है कि आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, बट बहुत ज़्यादा रेस्ट लेना नहीं है। हम अपने जहाँ तक हम कर सकते हैं ट्राई टू, हम ऑफिस वर्क करें तो क्या करेंगे, थोड़ा सा 2-2 घंटे का एक ब्रेक लेंगे, थोड़ा वॉक कर लेंगे। अपने आप को 2-2 घंटे में हम किसी बॉय को बोल देंगे, वो हमारे लिए कुछ लेमनेड प्रिपेयर करके ले आएगा। सिंपल ORS सोल्यूशन होती है, आप अपने बैग में रखिए, उसकी टेट्रा पैक बीच बीच में सिप करते रहिए। तो हम जहाँ तक अपने आप को एफर्ट लगा करके अपने आप को एक्टिव रहने की कोशिश करें, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। सेडेंट्री होने से हमारी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो हाइड्रेशन और एक्टिव रहना विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। देखिए इंडिया में ना एनीमिया भी बहुत कॉमन है। तो जो थकान है, कई लोग प्रेग्नेंट होने के पहले ही बहुत एनीमिक थे, उन्हें पता ही नहीं होता। राइट। और प्रेगनेंसी में आपके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेन आ गया बॉडी के ऊपर, तो उसके लिए वो उस कोप करना ही उनके लिए मुश्किल होता है। तो हमेशा ये चेक करके रखें। कुछ लोगों को थायराइड की बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिनकी वजह से उनको ज़्यादा थकान होती है। पर जो जैसे सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी कई महिलाओं को सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से होता है। तो जैसा डॉक्टर मनीषा कह रही थी कि एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग तो कहते हैं आपने कुछ भी खाना खाया 10 मिनट की वॉक कर लीजिए। राइट। 10 मिनट की आप कहीं घर में ही वॉक करिए, कुछ भी करिए, तो उससे ये बॉडी आपकी एक्टिव रहने की उसकी आदत रहेगी और आपको थकान Adapt हो कम जाती है। इवेंचुअली कम होगी। थोड़े आप सिंपली अपनी हाँ। माइंड को डाइवर्ट कर लेना है। हाँ, कुछ हमारे कॉम्प्लिकेशन है, थकान, हमने सब कुछ कर लिया, ठीक नहीं हो रहा है, हम अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाते हैं, करेक्ट कर लेते हैं कि हमें कोई अंदर पैथोलॉजी तो नहीं है। पैथोलॉजी है तो उसको करेक्ट करना है, अदरवाइज मोस्टली ये नॉर्मल सिम्टम होता है। और उसको ठीक करने के लिए आपका पॉजिटिव माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेग्नेंट वुमेन है, वी आर ब्लेस्ड और हमें खुश रहना है। राइट, उसी से आपकी बहुत सारी चीज़ें हमारी काफुर हो जाती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना हमारे लिए वाइल प्रेगनेंसी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेट, मूविंग ऑन। डॉक्टर अंजना, मेरा आपसे सवाल होगा कि बहुत सारी लेडीज़ को स्किन रिलेटेड इश्यूज़ होने लगते हैं, खास करके स्किन में खुजली की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो जिन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए आप प्लीज़ बताइए क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर खुजली हो रही है तो उस टाइम पे हम क्या करें? तो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज तो खुजली का ड्राइनेस होती है। तो ये देखें कि मॉइस्चराइज़र खूब अच्छे से इस्तेमाल करें। कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या कोई जो मॉइस्चराइज़र उनको कोई ख़ास पर्टिकुलर ये वाला मॉइस्चराइज़र वर्क्स द बेस्ट ऐसा नहीं है। तो जैसे नहाने के बाद ज़रूर ध्यान रखें कि सिर्फ हाथ पैरों पे ही नहीं, पूरे बॉडी पे, ब्रेस्ट के ऊपर, एब्डोमेन पे। और जब ये सब बढ़ रहा है, जैसे आपने अभी कहा था कि ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, तो वो उस पर स्किन पे स्ट्रेचिंग और भी ज़्यादा होती है, तो इचिंग बहुत कॉमन है। तो उसको सबसे ज़्यादा तो जो हमारे हाथ में है मॉइस्चराइज। और दिन में एक ही बार नहीं, दिन में 2-3 बार मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, तो उससे उनकी प्रॉब्लम कम होगी। पर कई बार जो हम सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स कहते हैं ना, वो कभी किसी बीमारी का सिम्टम भी हो सकते हैं, ये ध्यान रहे। तो अगर हमें कॉमन रेमेडीज़ जो जैसे कि मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करते हैं, सब करते हैं, उसके बावजूद भी है, तो ज़रूर एक बार मतलब डॉक्टर से एंटीनेटल केयर जब होती है ना, जब रेगुलर केयर होती है, तो उसमें हम ये देखते रहते हैं कि कोई और वजह तो नहीं है ऐसी जो कि हमें सच में एड्रेस करनी चाहिए। इसको कॉमन प्रॉब्लम करके टाल नहीं सकते। ये बात आपने सही कही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लिवर प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी बीमारियां भी डेवलप हो जाती हैं जिसके लक्षण हम अवॉइड कर देते हैं और कह देते हैं कि ये तो प्रेगनेंसी के ही कॉमन सिम्टम्स है। हाँ, जैसे मैडम ने कहा कि मोस्टली ये नॉर्मल होता है, बट क्या क्या पैथोलॉजी है, हाइपोथायराइडिज्म है, अनडिटेक्टेड है, अनकरेक्टेड है, तो भी इसमें हमें ज़्यादा थोड़ी ड्राइनेस होती है। किसी को अर्टिकेरिया हो रहा है या लिवर प्रॉब्लम, जो आजकल हम ज़्यादा देखते हैं, वो मोस्टली सेकेंड लास्ट ट्रिमेस्टर के अंत वाले टाइम में होता है या थर्ड ट्रिमेस्टर में मोस्टली कॉमन होता है। तो इग्नोर भी नहीं करना है। आपकी ड्राइनेस है जो आपके मॉइस्चराइज़र से ठीक नहीं हो रही है, तो हमें सलाह ज़रूर ले लेनी है। डॉक्टर मनीषा, मेरा आपसे ही सवाल होगा कि बहुत सारी लेडीज़ को यूरिन वाली जो प्रॉब्लम होती है, बार बार यूरिन आना, ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाती है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए प्लीज़ कोई एडवाइस आप बताइए। पहली तिमाही और लास्ट की तिमाही में हमारी यूरिन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब हमें समझना है, यूट्रस पेल्विक ऑर्गन है, स्टार्ट की पहली तिमाही में वो हमारे पेल्विस में रहता है। अब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, सो इट विल पुट अ प्रेशर
अब ऊपर में प्रेशर देगा तो हमें क्या होगी, ऐसी ब्लैडर की सिम्टम होगी। स्पेशली जब हम आप रात में सोने जाते हैं तो हमें बार बार यूरिन पास करने जाना होता है। अब थोड़ा सा जैसे जैसे यूट्रस और बड़ा होगा तो हमारी ब्लैडर के ऊपर जो हमारी यूरेथ्रा की एंगल होती है उसको भी थोड़ा चेंज कर जाता है ना। तो हम कॉफ करते हैं, स्नीज करते हैं। अब क्योंकि रेसिडुअल यूरिन थोड़ी हमारी रह जाती है तो थोड़ी हमारी लीक भी हो जाती है। लास्ट ट्रिमेस्टर में बेबी अपना पोजीशन बना लेता है तो हेड की कंप्रेशन इफेक्ट के कारण हमारी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। बट जैसा मैडम कह रहे हैं कि सिंपल भी हो सकता है, ये नॉर्मल भी हो सकता है। पैथोलॉजिकल कब होगा, जब कभी कभी प्रेगनेंसी में हमारी यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए या नीचे कोई हमारे वजाइना में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो हम इसको एक बार इग्नोर नहीं करें, एक बार चेक करा लें वेदर दिस इज़ नॉर्मल और नॉट। और नॉर्मल है तो हमें ठीक करना है। ठीक करने का तरीका है कि हम रात में थोड़ा सा शाम के बाद लिक्विड इंटेक थोड़ी कम कर दें ताकि बार बार जो हमारी नींद ब्रेक होती है वो उतनी ज़्यादा ना हो और हम एक साउंड स्लीप ले सकें। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। मूविंग ऑन डॉक्टर, आपसे मेरा सवाल होगा कि बहुत सारी लेडीज़ को इस टाइम पर स्पॉटिंग और लाइट ब्लीडिंग की दिक्कत भी देखने को मिलती है। तो कई लोग रिलेट कर लेते हैं कि अगर वहाँ से खून निकल रहा है तो कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो गया है। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो ऐसे में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस टाइम पे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसके बारे में बताइए। तो एक तो स्पॉटिंग और ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में कभी भी हम नॉर्मल नहीं मानते, पर कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी है और जैसे पहले हमने कहा था पीरियड ही नहीं आता, पर उनको पीरियड के दिनों में के टाइम पे कुछ स्पॉटिंग होती है या कुछ 1-2 महीने ऐसा चलता है कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो प्रेग्नेंट थे, क्योंकि ये हर उन दिनों में कुछ स्पॉटिंग हुई, कुछ ब्लीडिंग हुई। और जब हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं तो बच्चा आराम से नॉर्मल बढ़ता चला जा रहा है। तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी या कुछ था ऐसा जो हम इग्नोर कर सकते हैं। पर ज़्यादातर अगर स्पॉटिंग ब्लीडिंग की प्रेगनेंसी में चल रही है तो हमें ये देखना होगा कि क्या कोई कारण है जो पैसेज में हमारे वजाइना में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सर्विक्स के ऊपर कोई लीजन तो नहीं है। कुछ लोगों को सेक्स के बाद ब्लीडिंग होती है तो वो भी हमें ये देखना चाहिए कि क्या है। कुछ अभी एक टर्म्स हैं, जैसे एक पॉलिप कहते हैं हम, जब कोई फ्लैशी ग्रोथ सी है यूट्रस के मुंह पे, बच्चेदानी के मुंह पे, उसके अगर सेक्स होता है तब वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है टच करने से। और बाकी अगर लोकली कहीं, जैसे हम वजाइना सर्विक्स हम कहते हैं बच्चेदानी के मुंह को, तो अगर वहाँ से नहीं आ रही तो यूट्रस के अंदर से आ रही होगी। और अगर अंदर से कोई ब्लीडिंग आती है तो हम हमेशा ज़्यादा सीरियस मानते हैं उसको। वो किसी मिसकैरेज का एक इंडिकेशन भी हो सकता है, साइन हो सकता है। कई बार थोड़ी ब्लीडिंग बच्चे के लिए बच्चा सह जाता है क्योंकि बाकी जो उसका सपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है और इतनी सी ब्लीडिंग से उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको पहले ही ठीक नहीं चल रहा है, मिसकैरेज की राह पे है और ब्लीडिंग जो हुई है ये उसका मिसकैरेज का इंडिकेशन है। अब आगे चल के ये प्रेगनेंसी सही चलने का बहुत कम चांस, पर ये सब मतलब आपके डॉक्टर बहुत आसानी से बता सकते हैं कि क्या क्या स्थिति है आपके केस में। ओके, तो मतलब जो लाइट स्पॉटिंग और ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम है थोड़ी सी सीरियस है, अगर हम इस पर ध्यान दें जो प्रेग्नेंट को ज़रूर दिखाना चाहिए। वो बताएंगे कि ये इसको इग्नोर कर लें कि इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हमारी वीडियो देख रही हैं तो उनको अगर इस तरह के इश्यूज हो रहे हो तो प्लीज़ सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ओके, मूविंग ऑन। बहुत सारे लोगों को ना वाइल प्रेगनेंसी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं, वो कॉन्स्टिपेटेड फील करती हैं। तो ऐसे में कुछ खाने का मन नहीं होता, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की, जो अच्छा खाना पसंद है वो खाने का ही मन नहीं होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सो डाइजेशन, इंडाइजेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट वुमेन को समझना है कि हमारे अंदर जो चेंजेज हो रही है, स्पेशली जो हार्मोन जो मैडम ने बताया कि कुछ हार्मोन हमारे तेज़ी से बढ़ते हैं, उसमें एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है कि हमारी जो स्मूथ मसल है उसको रिलैक्स कर देता है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, हमारा टमी हमेशा ब्लोटेड फील करेगा, राइट? और ब्लोटिंग होगी तो हमें खाने का दिल नहीं करेगा और फिर नौजिया बढ़ जाएगी। तो हमें समझना है कि ये हमारी स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के कारण हो रहा है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अब ठीक कैसे करें, क्योंकि खाना भी ज़रूरी है। हमारे बेबी को उससे संपूर्ण आहार तभी मिलेगा जब हम समुचित मात्रा में सब चीज़ों का अच्छे से खाने का ध्यान रखेंगे। अब ये हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? बहुत सारा घरेलू उपचार और प्रीनेटल योगा, आपका अच्छा खाना जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हो, हम फ्रीक्वेंसी
अपने मील की फ्रीक्वेंट, जैसे हम 3 मील ले रहे हैं तो हम उसको 6 में डिवाइड कर लेंगे। बीच बीच में हम एज अ बीच बीच में एपेटाइजर कुछ नट सीड्स को ऐड कर लें और फाइबर्स की मात्रा लें। हाइड्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। हम अपने आप को से 8 से 10 ग्लास पानी किसी भी फॉर्म में, लिक्विड किसी भी फॉर्म में आपका जाना चाहिए। तो ये हम हाइड्रेशन का ध्यान रखें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द प्रीनेटल योगा। यू हैव टू कीप योर सेल्फ एक्टिव मॉर्निंग इवनिंग। कभी भी आप 30 से 40 मिनट का एक वॉक करो और बीच बीच में आप बिना काम के चलते रहो, प्लस थोड़ा सा टाइम आप अपने एक्सरसाइज और योगा में लगाओगे तो जो हमारी ग्रंथियाँ, हमारी जो मांसपेशियाँ हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेज आएगा, वो हमारा सर्कुलेशन बढ़ेगा और ये छोटी छोटी जो हमारी परेशानियाँ हैं वो कम हो सकती हैं। ओके, मतलब हाइड्रेशन हो गया, जो फिजिकली एक्टिव हम लोग को मतलब फिजिकली एक्टिव हम लोग को रहना होगा। कुछ कुछ स्पेशल योगासन होता है जो आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी टमी हेल्थ को अच्छा करने में। इससे जो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। कुछ कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो आपके Yogurt बाउल है, मूवमेंट में yes. हेल्प करते हैं, जो पता नहीं एक मिसकंसेप्शन की वजह से, मतलब एक मिथ है कि बिल्कुल पपीता नहीं खा हाँ, सकते। सबने पपाया और को बदनाम कर दिया दिया, मैडम। जबकि थोड़ा पपाया खा के अगर आपका मोशन Yes. होता है तो बहुत अच्छा, आपको आप अपना पाइल्स, फिशर ये सब Yes. अवॉइड कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन से हार्ड स्टूल होता है और मतलब प्रेग्नेंट लेडी बहुत मिजरेबल फील करती है कि उसको मोशन ही नहीं हो रहा। तो आपको पता है ये फ्रूट खाने से मुझे हो जाता है, तो उसको खाना चाहिए। कोई भी चीज़ एक्सेस में बहुतायत नहीं होनी चाहिए खाने में, बस सब सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में। मॉडरेशन में हम सब कुछ ले सकते हैं। सब कुछ सेफ होता है। ओके, ग्रेट। एक और मेरा क्वेश्चन होगा डॉक्टर रंजना आपसे कि बहुत सारे लोगों को सीने में जलन, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है वाइल प्रेगनेंसी, तो ऐसे हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके बारे में बताइए। कि जिनको पहले से एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा ये समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि वही जो हार्मोन की जिसकी हम बात कर रहे हैं जो हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, हमें वो हार्मोन सच में बहुत चाहिए प्रेगनेंसी में, पर वही हार्मोन सब जैसे यूट्रस को रिलैक्स रखता है तो हमारा बच्चा बढ़ता है, तो बाउल को रिलैक्स कर देता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और वैसे ही हमारे जो हम फूड पाइप है जहाँ से हम खाना खाते हैं और वो स्टमक में जाके मिलता है, तो वो जो कभी स्टमक का खाना ऊपर नहीं आता है, पर क्योंकि प्रेगनेंसी में वो सब रिलैक्स्ड है वो जंक्शन, तो खाना खा के सीधे लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सीधे लेट गए तो जो पेट का एसिड है वो आपके फूड पाइप में जाएगा, बहुत बर्न करेगा, जिसको हार्ट बर्न कहते हैं, है ना। तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं कि एक तो देखिए बहुत खाना ना खाएं, क्योंकि पेट प्रेगनेंसी में धीरे धीरे एम्प्टी होता है। जैसे हमारा घर नॉर्मली हमें 2-3 घंटे में खाली हो जाता है, तो प्रेगनेंसी में उससे कहीं ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर थोड़ा खाना खाएं एक बार में तो ज़्यादा अच्छा है पेट के लिए। ज़्यादा खाना ना खाएं और खाना खा के सीधे लेट ना जाएं। लेटने का भी मन है तो प्रॉप्ड अप रहिए, थोड़ा सा उठा के सिर रखिए अपना, सीधा ना लेट जाएं। और थोड़ा वॉक करें अगर 10 मिनट, जैसे मैंने कहा खाना खाने के बाद, तब भी उसको कम कर सकते हैं। ऐसा खाना जो आपको एसिडिटी देता है उसको अवॉइड करें। आपको पता है कौन सा खाना खाने से हमको, और फैटी खाना जिसमें ज़्यादा ऑयल, घी, बटर, चीज़, ऐसी चीज़ें खाने से स्टमक और धीरे धीरे खाली होता है, एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इस सब को हम अवॉइड करने के लिए हम ऐसी चीज़ें ना खाएं, कम खाएं, ठीक है। और फिर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम कुछ एंटासिड ले सकते हैं, ठीक है। और जो डायबिटिक महिलाएं हैं उनको ऐसा भी एंटासिड आते हैं जिसमें शुगर ना हो, तो वो वैसा ले सकती हैं। और कभी कभी हमें ऐसी भी दवाएं देना पड़ता है जिससे एसिड प्रोडक्शन ही कम हो जाए, वो भी ज़रूरत पड़े तो दिया जा सकता है। ओके, ताकि वो हेल्दी फील कर सके और सही अनुपात में सब खाना चीज़ों खा का सेवन खा सके। मतलब अभी तक हम लोगों ने जितनी बातचीत की उसमें एक चीज़ तो सामने आई है कि वॉकिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कि जितना हम एक्टिव रहेंगे वॉकिंग, तो आधी प्रॉब्लम्स आई गेस हमारी उसी से ही खत्म हो वॉकिंग और अच्छी हाइड्रेशन और अच्छे खान पान खाना। से आपकी 90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सब जाती ठीक है। जाएंगे। ओके, ग्रेट। डॉक्टर मनीषा, मेरा आपसे सवाल होगा कि बहुत सारे लोगों को फॉल्स लेबर पेन की भी जो प्रॉब्लम है वो होती है, कि लगता है कि अब पेट में दर्द हो रहा है तो लेबर पेन हो रहा है, तो ऐसे में लोग डॉक्टर्स के पास तुरंत जाते हैं, फिर उस टाइम में पता चलता है कि लेबर पेन है ही नहीं। तो जब भी लोगों को, मतलब हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये फॉल्स लेबर पेन है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, ये फॉल्स लेबर पेन लास्ट की तिमाही में हमें
से 36 हफ्तों के बाद 37 हफ्तों के बाद स्टार्ट हो सकता है। अब ये फॉल्स लेबर पेन क्या है, हमारा टमी तैयार हो रहा है, हमारी अंगे सब यूट्रस सब तैयार हो रहा है बेबी को डिलीवर होने के लिए, तो थोड़ी थोड़ी आपकी वजाइनल डिस्चार्ज बन जाएगी, आपका टमी टाइट हो जाता है, ये दर्द के साथ टाइट होता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं बढ़ती, थोड़ा सा हम कुछ वॉक कर लेते हैं, मोशन पास कर लेते हैं तो ये सेटल हो जाता है ना। हमारे नीचे से कोई ऐसा पानी के जैसा छूट नहीं रहा है, या हमारा कोई ब्लड मिक्स डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, पेन आया लेकिन वो सेटल हो गया, मीन्स ये फॉल्स लेबर पेन है। ये इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यदि आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो आप वॉशरूम जाएं, लग्जेटिव यूज करें और देखिए कि पेन सेटल हो जा रहा है, वाइप करें वजाइनल एरिया को, देखिए कोई ब्लड मिक्स डिस्चार्ज नहीं आ रही है, देखिए कोई हमारा यूरिन के जैसा फ्लो तो नहीं हो रहा है, तो आप इससे फिर घबराएं नहीं, हम घर में शांति से बैठ जाएं। या फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ये पेन इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो ही हम डॉक्टर के पास जाएं। ये छोटे से पेन जो सेटल हो जाता है इसके लिए हम बिल्कुल परेशान नहीं हो, ये आपका फॉल्स लेबर पेन है। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे आप मिडवे पहुँचे प्रेगनेंसी के, हम 40 वीक्स की प्रेगनेंसी कहते हैं, तो 20 वीक्स के बाद महिलाओं को अपना यूट्रस कई बार ऐसा लगता है एकदम ये क्या हो गया, हार्ड हो गया, एकदम हार्ड हो गया, थोड़ी देर में बिल्कुल रिलैक्स हो गया, है ना। तो ये हार्डनेस होती है फिर रिलैक्स होता है, तो इसका नाम है जिसको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, और ये हमारे लिए बड़े यूज़फुल होते हैं, क्योंकि जब यूट्रस स्पैज़म में जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो बच्चे को ब्लड पुश होता है, खून जो बच्चे की तरफ जाता है, तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, पर इनका ये लेबर पेन से कैसे फ़र्क होते हैं, क्योंकि लेबर पेन्स में भी कड़ापन आएगा, पर ये जो पेन्स हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये पेनफुल नहीं होते, और लेबर वाले यही कॉन्ट्रैक्शंस जब पेनफुल हो जाते हैं तब हम उनको लेबर पेन्स कहते हैं। पर ये लेबर पेन्स ट्रू लेबर पेन्स हैं कि फॉल्स लेबर पेन्स हैं, ये हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि जब ये ट्रू लेबर पेन्स तब कहलाते हैं जब ये बच्चेदानी का मुंह भी खोलने लगे। तो हम जब आप अगर कोई महिला मेरे पास आए और कहे कि मुझे पेन्स हो रहे हैं और वो 7-8 महीने प्रेगनेंसी है उसकी, तो मैं सबसे पहले उससे ही कहूँगी कि मैं आपको थोड़ा 1-2 घंटे देखना चाहूँगी कि आप अभी उसको, मैं भी कॉन्ट्रैक्शंस फील कर रही हूँ, वो उसको पेन भी हो रहा है, पेनफुल भी है, तो अब हमें ये कैसे पता लगे कि ये लेबर पेन्स हैं क्या। तो जैसे मैंने अभी उसका इंटरनल एग्जामिनेशन किया है और मुझे सर्विक्स, उसकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर खुला हुआ दिख रहा है, तो मुझे ये नहीं पता कि ये 2 हो जाने वाला है, ये ऐसा ही रहने वाला है। अभी मैं 1-2 घंटे बाद जब उसको देखती हूँ और उसकी प्रोग्रेस हो गई है, तो मैं उसको रखूँगी, मैं कहूँगी अब ये तुम्हारा शायद लेबर पेन, अब तो लेबर पेन्स लग रहा है, और नहीं वैसे ही का वैसा है, तो फिर मैं उसको अश्योरेंस दे के पेन किलर दूँगी, और पेन किलर देके जिससे कि उसको ये पेनफुल जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो ठीक हो जाए, और वो पैरासीटामोल ऐसे कुछ भी लेके घर जा सकते हैं। ओके, तो आई थिंक जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर फॉल्स लेबर पेन उन्हें कभी हुआ होगा, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, तो ये जानकारी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। कॉन्स्टिपेशन से भी उस तरह का पेन होता है, तो कई बार उनका हार्ड स्टूल मोशन नहीं हुआ है, तो उनको कई बार एनिमा भी देना पड़ता है, उसके बाद वो बिल्कुल सेटल हो जाते हैं, पेन सब वो चले। ओके, ग्रेट ग्रेट। मूविंग ऑन, मेरा मैम आपसे ही सवाल होगा कि बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो कहती हैं कि मेमोरी रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, जैसे शायद हम ब्रेन फॉग कहते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखा गया है। तो ये चीज़ें ना हो, जो मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम, याददाश्त बहुत सारे लोग कहते हैं कि धीरे धीरे कमज़ोर होती है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अच्छा, एक तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये कुछ परमानेंट नहीं है, जो है ये टेम्पररी है, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 7 महिलाओं को वाटर रिटेंशन होता है, तो ये वाटर रिटेंशन कुछ तो आपको दिखता है कि आपके पैरों पे स्वेलिंग आ गई है, आपको, और ऐसी कई अंदर के ऑर्गन्स में हैं जिनमें थोड़ा सा वाटर लॉगिंग जैसे होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से कभी कभी आँखों से दिखने में कमी आने लगा, कहीं आप ब्रेन फॉग उसको कहते हो, कहीं कुछ, ये सब जो है ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्मोन्स की वजह से चेंजेस हैं, और ये ज़्यादातर सारे चेंजेस, ये प्रेगनेंसी एक बार प्लेसेंटा सेपरेट होता है
तो 90% सिम्टम्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं और धीरे धीरे बाकी बचे हुए भी 4-5 हफ्ते में वो भी ख़त्म हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत हाँ, नहीं है, ब्रेन लोग फॉग सोचते हैं। मतलब हम भूल जाते हैं, हाँ। कहीं कुछ सामान रख दिया, हम छूट गया, हम भूल गए, है ना। तो ये ब्रेन फॉग इज़ वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी। और जैसा मैडम ने बताया कि जैसे ही हम डिलीवर हो जाएंगे विद इन 6 वीक्स से सब नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको इससे बहुत परेशान नहीं होना। हाँ, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे ताकि हमारी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी रहे। हम जो सराउंडिंग एरिया है वो आपको थोड़ा पैम्पर ज़्यादा करता है। और यस, सारे पार्टनर को आज हम ये बिल्कुल कहेंगे कि आप अपने फादर का रोल पूरा करो। और फादर का रोल है कि 9 मंथ की जर्नी में आप उनका हर पल साथ दें, ताकि वो इतने सारे जो चेंजेज उनकी बॉडी में हो रहे हैं वो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके आगे वो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें। इसमें आपका साथ बहुत ज़रूरी है। ओके, ग्रेट। तो मेरा आपसे ही मैम सवाल होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे क्या सिम्टम्स हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं जैसे समझ में आता है कि बच्चा जो है उसकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है? अच्छा, ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है। नॉर्मल होगा कि सिजेरियन होगा? देखो, नॉर्मल होने के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं बना है कि ऐसा करने से ही नॉर्मल होगा और ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सी सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपका एक ही फोकस रहना चाहिए कि हमारा बेबी और मैं हेल्दी रहूं। और इसके लिए आपको जो करना है स्टार्ट में, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अपनी अच्छी एंटीनेटल चेकअप कराना और अपने आप को प्रीनेटल योगा जो बहुत ही ज़रूरी है, जो पहले महीने से हमें स्टार्ट करना है, हमें एक्टिव रहना ताकि हमारी सारी मांसपेशियाँ सही तरीके से सॉफ्ट हो, अच्छे से काम करें, हमारा पेल्विस अच्छा हो, वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल हो जाए और हमारे बेबी का डिसेंट हो जाए। किसी कारण से जैसे उल्टा बेबी है या किसी की प्लेसेंटा नीचे है या हमें कोई कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज़ है, छोटा बेबी है, बेबी को ब्लड नहीं पहुंच रहा है जिसको हम IUGR कहते हैं, हमारी डॉपलर में कुछ चेंजेस हो सकती है, तो इसके लिए डॉक्टर आपको जो समुचित सलाह दें आप उसको माने। आपका काम है ये ना सोचे कि नॉर्मल होगा या सी सेक्शन, ये आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर पे छोड़ें। आपका जो काम है, आपका जो फोकस है, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, एक्सरसाइज करो और अपनी एंटीनेटल विजिट्स ज़रूर लें और जो डॉक्टर साहब आपको सलाह दे रहे हैं, जो मेडिकेशन दे रहे हैं, आप उसको फॉलो करें। मुझे लगता है 80% ऑफ अस कैन डिलीवर द बेबी नॉर्मली इफ़ वी आर फॉलोइंग ऑल दीज इंस्ट्रक्शन एंड हैविंग अ फेथ। हम अपने डॉक्टर पे पूरा भरोसा करें और उनके हिसाब से चलें। डॉक्टर साहब ज़रूर आपके लिए सबसे बेहतर करेंगे। ओके, तो मतलब जिन्हें भी लगता है कि अगर हम इस तरह की चीज़ें करेंगे, बहुत सारे लोग नुस्खे बताते हैं कि ये करोगे तो तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल होगी, वो करोगे तो डिलीवरी नॉर्मल होगी, उनके लिए आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी होगी। थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन मैम, जैसे कि डॉक्टर मनीषा बता रही थी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ में जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो इशू है आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन होने लगा है, तो प्लीज़ इसके सिम्टम्स बताइए और अगर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए और ना हो उसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? तो सबसे पहले तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है क्या? जेस्टेशनल मतलब प्रेगनेंसी, तो ये प्रेगनेंसी डायबिटीज़ की प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी की डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में ही जो डायबिटीज़ मिली। तो कुछ लोगों का ऐसा है कि उनको डायबिटीज़ पहले से है और हमें पता नहीं है, पर वो मेरे पास आई प्रेगनेंसी में, मैंने उनका टेस्ट किया और मैंने पता लगाया कि उनको डायबिटीज़, तो वो भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाएगी। पर एक्चुअली वो डायबिटीज़ उनको पहले से थी, है ना। वो डायबिटीज़ ज़्यादा ख़तरनाक होती है जो पहले से थी, क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा बना ना, जिस दिन जब बन रहा था तब उन दिनों उसके शुगर लेवल्स बहुत हाई थे और वो बच्चे के लिए कभी अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे को एबनॉर्मेलिटीज़ होना ये सब उनमें ज़्यादा होती हैं जिनको डायबिटीज़ पहले से थी। पर ये डायबिटीज़, कुछ डायबिटीज़ सच में ऐसी होती हैं कि वो पहले नहीं थी और वो प्रेगनेंसी के स्ट्रेस से आई है ना। तो हम क्या करते हैं कि आजकल मतलब ऐसी कोई यहाँ पे हिंदुस्तान में इतनी फिक्स गाइडलाइंस नहीं है, पर हिंदुस्तान में डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। तो ऐसा बहुत हो सकता है कि आपके जितने मरीज़ आए उनमें से मेजॉरिटी को कुछ ना कुछ डायबिटीज़ कहीं निकल आई, ठीक है। तो अच्छा, जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है, जिनका पहले से कुछ रिस्क फैक्टर्स लग रहे हैं, जैसे कि कोई उनका वेट ज़्यादा है, तो हम उनको, या वो हाइपरटेंसिव हैं या कुछ, तो उनको हम पहले ही शुगर का टेस्ट दे देते हैं। और सबसे अच्छा टेस्ट प्रेगनेंसी में शुगर का वो वाला नहीं माना जाता है कि हीमोग्लोबिन A1C जिसको करते हैं हम लोग, कि पिछले 2-3 महीने में कैसा रहा इसका, वो इतना अच्छा टेस्ट प्रेगनेंसी में नहीं है। तो प्रेगनेंसी के लिए हमें सच में शुगर
लोड दे के देखना होता है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करके सब, तो 3 सैंपल करके देखो, और अगर वो बिल्कुल ठीक है अभी इन द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, शुरुआत में सही है, तो आप कम से कम अभी ठीक हो। फिर जब प्रेगनेंसी का स्ट्रेस और बढ़ता है 6-7 महीने पे, तो हम एक बार दोबारा इसको करके देखते हैं, और या कई लोग उसी टाइम सबसे पहले करके देखते हैं और कुछ शुगर का टेस्ट शुरू में कर लेते हैं। एनीवे, ये डायग्नोसिस की बात है। पर एक बार अगर हमें डायबिटीज़ ये हमें आए ही नहीं, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक तो खाना पीना अपना अच्छा, वेट अपना सही रखना चाहिए। तो डायबिटीज़ हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कभी अपने को डायबिटिक बनने ना दें। तो डायबिटीज़ जब होगी नहीं तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के कम चांसेस हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब उसके बाद अगर हमें डायबिटीज़ आ ही गई तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले ऐसा होता है कि डाइट एंड एक्सरसाइज, मतलब कौन सी सही डाइट है, और एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताया, हर खाने के बाद 10 मिनट की वॉक करिए। आप एक शुगर का मेजर करने की मशीन ख़रीद लीजिए और देखिए कि आपका सबसे पहले सुबह उठ के फास्टिंग शुगर कैसा है, लंच के पहले कैसा है, डिनर के पहले कैसा है, और 2-2 घंटे बाद भी हम करके देख सकते हैं कि ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद, लंच के 2 घंटे बाद और हमारे डिनर के 2 घंटे के बाद कैसे शुगर लेवल्स रहते हैं। तो हमारा टारगेट क्या रहता है कि हम 90 से कम रखें फास्टिंग या बिफोर लंच बिफोर डिनर, और 120 से नीचे रखें आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर। अगर हम ये खाली अपनी डाइट और एक्सरसाइज, हर खाने के बाद 10 मिनट की वॉक किया, ये सब तो डिसिप्लिन में रहें, और अगर हम इसको सही कंट्रोल करते हैं तो हमें इससे ज़्यादा और कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है पूरी प्रेगनेंसी। बीच बीच में हम इस तरह से करके देखते रहते हैं कि हाँ अभी भी हम सब ठीक है। पर जिनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हुआ, उनको फिर टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ सकती है या इंसुलिन पे जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसमें बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट की, और अगर वो आपसे कहते हैं कि आपको टैबलेट्स लेना चाहिए शुगर कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन लेना चाहिए, तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको इसलिए इतना स्ट्रेस करके बता रही हूँ कि लोग कहते हैं इंसुलिन पे डाल देंगे, टैबलेट्स पे डाल देंगे, पर वो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि बच्चे को अगर हम हाई शुगर से एक्सपोज करके रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो बच्चे की जेनेटिक प्रोग्रामिंग ख़राब हो जाती है, वो आगे चल के उसको भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़, जब बच्चा इतनी हाई शुगर से एक्सपोजर में रहता है तो उसका वेट बढ़ जाता है, उसके सब फैट, वो पूरा जब निकलता है तो वो ऐसा बड़ा बच्चा निकलता है जो हमें नहीं चाहिए। और जैसे ही प्लेसेंटा वो अपनी माँ से सेपरेट किया जाता है, उसका सिस्टम तो नॉर्मल है, तो वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाता, ना अपना ब्लड शुगर मेंटेन कर सकता है, ना अपना टेम्परेचर, ना अपने इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ नहीं, कैल्शियम कुछ नहीं अपना कर पाता। फिर उसको नर्सरी में रहना पड़ता है, उसके कंट्रोल करने पड़ते हैं, डॉक्टर्स, बहुत स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अपना शुगर लेवल सही रखें, चाहे उसके लिए हमें इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़े। पर यही मेरी सारे महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है कि इससे डरे ना, बस हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए कि हमारे शुगर लेवल्स नॉर्मल रहें, फिर हम बच्चे को सारी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं और अपने को भी बचा सकते हैं। मैं थोड़ा इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें प्रेगनेंसी की प्लानिंग, मैं सब अपने व्यूअर से कहना चाहूँगी कि जब हम प्रेग्नेंट हों उसके पहले हम प्लान करें, और उसके पहले हम अपनी BMI को नॉर्मल रखें, तो इसके चांसेस नहीं होंगे। मान लो कोई PCOD का पेशेंट है, तो प्रेगनेंसी प्लानिंग के पहले अपनी डाइट और एक्सरसाइज से अपने आप को ऐसा कर लो कि आपकी इंसुलिन रेसिस्टेंस खत्म हो जाए। क्योंकि ये प्रेगनेंसी वाली जो डायबिटीज़ है, जो प्रेगनेंसी के कारण होती है, ये मोस्टली इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण होती है। और हमने यदि स्टार्ट में इसको करेक्ट कर लिया तो हमारी ये 9 मंथ की जर्नी ऐसे डर करके नहीं बीतेगी। और यदि एक बार डायग्नोज हो गया तो उसको राइट वे में डॉक्टर की सलाह से उसको ट्रीट करो, ताकि मुझ में और हमारे बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। उससे डरना नहीं है। पोस्ट डिलीवरी जैसे जैसे हम 6 वीक्स को क्रॉस करेंगे, ये सब सेटल हो जाता है। और आपका ये सोचना सबसे ज़्यादा मिथ यही है कि हमें ज़िंदगी भर ये शुगर की दवा लेनी होगी या इंसुलिन लेनी होगी, ये मिथ है। और आप इसको करेक्ट करें, अपनी डॉक्टर की सलाह को पूरी तरह माने, ताकि हम और हमारा बेबी दोनों सुरक्षित रहे। मतलब डाइट इतनी इम्पोर्टेंट है,
उसमें कितनी कैलोरी डाइट, ये डाइटिशियन आपको कैलकुलेट करके दे सकते हैं कि ये आप दिन भर खा सकते हो, पर क्या गलत खाना ना खाएं, तो वो उनको भूखे रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। मतलब प्रिवेंशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना, और प्रेगनेंसी के दौरान जिस तरह की हम डाइट कंज्यूम कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए। ठीक है, आगे मैम आपसे मेरा सवाल होगा कि बहुत सारी जो औरतें हैं, अगर वो अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं तो पता चलता है कि बच्चा जो है वो पेट में उल्टा हो गया है या बच्चे ने पूप कर दिया है, तो क्या ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड में ही पता चलता है या हमें भी कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको कुछ ऐसे सिम्टम्स देखते हैं इसके बारे में पता चला जा सके? देखो, अल्ट्रासाउंड में तो ये कभी नहीं पता चलता कि बच्चे ने पूप कर दिया है, ये मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। हाँ, उल्टा बेबी हम अल्ट्रासाउंड में ज़रूर डिटेक्ट कर पाते हैं, और एक मदर को ऐसे फील नहीं आता कि हमारा बेबी उल्टा है या सीधा है। कभी कभी उनको ऊपर में अपने एपिगैस्ट्रिक एरिया में थोड़ी हार्डनेस फील होती है, तो उनको लग सकता है ये उल्टा है या सीधा है, बट आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो आपको बेहतर बता पाते हैं अपने मैनुअल एग्जामिनेशन से कि ये बेबी हमारा उल्टा है, उसको रिकन्फर्म करते हैं अल्ट्रासाउंड पे। बट बेबी अंदर पूप कर दिया है, ये हमें अल्ट्रासाउंड से ऐसी फाइंडिंग नहीं दिखती है। कुछ एडवांस अल्ट्रासाउंड है जिसमें हम कुछ फ्लेक्स दिख सकते हैं, लेकिन ये भी हम कंफर्म नहीं करते कि अंदर बेबी ने पूप कर दिया है। किसी कारण से हम हाइपरटेंसिव हैं, या बेबी में पानी की मात्रा कम है, या बेबी को खून की प्रवाह कम जा रही है, तो ऐसे बच्चे में मेकोनियम पास करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि मैडम ने जैसे बताया कि जब हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारी खून की प्रवाह एक हेल्दी बेबी में पूरी अच्छी तरह से जाती है। जब ये प्रवाह मिनिमाइज हो जाती है, ऑक्सीजन हमारे बेबी को कम पहुँचता है, तो उसका एनल स्फिंक्टर थोड़ा डायलेट कर जाता है और वहाँ से पूप बाहर निकल जाता है। तो ऐसे बेबी में हम पूरी नज़र रखते हैं जब वो टर्म के पास पहुँचता है कि बेबी में पानी की मात्रा कम है, या जिसकी खून की प्रवाह कम हो रही है बेबी में, जिसको हमने अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज कर लिया है, तो ऐसे बेबी में हम नज़र रख सकते हैं कि वो कहीं मेकोनियम तो पास नहीं कर दिया है। बट उल्टा और सीधा बेबी ये हम अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज करते हैं, एक मदर का परसेप्शन उसमें 100% करेक्ट नहीं नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये मिथ भी होता है कि बच्चा अगर उल्टा हो गया है तो हमें भी कुछ ऐसा फील हो रहा है, तो जो भी हमारी वीडियोस लेडीज़ देख रही होंगी उस टाइम, उनके लिए इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी। मूविंग ऑन मैम, प्रेगनेंसी के दौरान ना वेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि मतलब क्या एक एडवाइस दी जाती है कि आप कितना वेट मेंटेन रखें, प्लस जो औरतें ओवरवेट हैं या जो औरतें अंडर वेट हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो ज़्यादातर ऐसा है कि वेट पूरी प्रेगनेंसी में स्प्रेड आउट अगर आप करके देखें तो 12, 13, 14 किलो मैक्सिमम वेट गेन हो तो अच्छा मानते हैं हम, और वही वेट गेन आपका पूरा आप आराम से उसको निकाल भी सकते हैं डिलीवरी के बाद। नहीं, डिलीवरी के बाद जब आपके एक्सरसाइज करोगे, ये करोगे, तो यू कैन गो बैक टू योर प्रीवियस वेट, प्री प्रेगनेंसी वेट ईजिली। तो ये तो हमारा नॉर्मल वेट गेन की बात है, और ये पूरे प्रेगनेंसी में अच्छे से स्प्रेड आउट होना चाहिए। मैं नंबर जानबूझ के नहीं दे रही हूँ, नहीं तो लोगों को बहुत ये होता है मेरा इतना नहीं बढ़ा, मेरा उतना बढ़ा। अच्छा, और पहले 3 महीने में कुछ लोगों का वेट कम होता है, वो भी नॉर्मल है, क्योंकि देखिए हमने बात की कि उनको नॉजिया वॉमिटिंग होता है, उनसे खाया नहीं जाता, उनको फोर्स नहीं कर सकते। अगर मैंने पहले भी कहा कि छोटा मील कई बार फ्रीक्वेंट मील्स वो लें तो वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पर वो उतना नहीं खा सकते। अगर आप उनको फोर्स करोगे तो वो उतना भी निकाल देंगे। ठीक है, तो कुछ अगर वेट लॉस होता है, बच्चा इतना छोटा होता है पहले 3 महीने में कि उसकी रिक्वायरमेंट की चिंता ज़्यादा ना करें। बस ये है कि आप खा तो पा रहे हो ना, आप पूरा नॉजिया वॉमिटिंग से ही पूरा है, तो फिर हमें आपको एडमिट करना पड़ता है, पेशेंट्स को एडमिट करना पड़ता है कि उनको इतनी कैलोरी, उतना न्यूट्रिशन तो मिलना चाहिए जो उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट तो जाना चाहिए। तो अगर वेट कम हो तो उसमें उसकी इतनी चिंता ना करें, और अगर वो खा पी पा रही हैं और अगर वो उल्टी से इतनी परेशान नहीं हैं, तो अगर वेट कम हो रहा है थोड़ा तो उसकी चिंता ना करें, वो अपने आप बढ़ेगा 3-4 महीने के बाद। एक तो ये। दूसरा, जो ऑलरेडी ओवरवेट महिलाएं हैं उनका वेट जो इंक्रीमेंट मतलब जितना बढ़ना चाहिए वो बाकी लोगों से कम है। तो वो ये सोच के चलें कि अगर हम 12-14 कह रहे हैं तो उनके लिए 8 या 10 ही बहुत होगा, और हाइट पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो कितना कितना करें। ठीक है,
प्री प्रेगनेंसी वेट कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन से। ये लोगों को बात पता नहीं लगती, क्योंकि अगर आपने प्रेगनेंसी अंडर वेट होकर शुरू की तो आपकी प्रेगनेंसी का आउटकम उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि उसका होगा। जैसा इन्होंने पहले ही कहा कि प्रेगनेंसी होने के पहले देखो कि आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आपका वेट अच्छा है, आपकी कोई डेफिशिएंसीज नहीं है, आपको कोई मेडिकल इलनेसेस नहीं है। आपको अगर कोई मेडिकल इलनेसेस हैं तो उनकी जो दवाइयाँ हैं आप चेंज कर चुके हो, वो प्रेगनेंसी फ्रेंडली मेडिसिन हैं। तो ये सब पहले देखना है। उसी तरह से ओवरवेट जो है, जो जो अंडर वेट है, उसकी प्रेगनेंसी, अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स पहले, ये तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हो गई आप, कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से जिन्होंने खाए हैं ना प्रेगनेंसी के पहले, उनकी प्रेगनेंसी ज़्यादा अच्छी चलती है। तो आप देखें कि अंडर वेट आप ना हो प्रेगनेंसी के पहले। आप प्रेगनेंसी के बाद बहुत फिक्र करते हो, मेरा इतना वेट, मेरा उतना वेट, पर उसके पहले क्या था। ओवरवेट लोगों को पहले ही बहुत रिस्क है, हाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, सब। और ये सब रिस्क आपकी बढ़ेगी अगर आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा होगा। तो आप अपने डॉक्टर की देखरेख में रहें, और जो डॉक्टर आपके कहते हैं कि कितना आपका वेट गेन होना चाहिए, आपके वेट के हिसाब से, आपका बीएमआई के हिसाब से, उस वेट को आप ध्यान रखें। पहले 3 महीने में अगर थोड़ा कम हुआ है उसका ध्यान न दें। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा वेट गेन अच्छा है, कुछ लोगों के लिए कम वेट गेन अच्छा है। ठीक है। तो आई थिंक ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है, और जैसे आप लोगों ने बताया कि प्रेगनेंसी से हमें पहले ही, जब हम प्लानिंग करती हैं प्रेगनेंसी की, तो उस टाइम हमें वेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसका ध्यान रखना होगा, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी दिक्कतें कम होंगी। ओके, मूविंग ऑन मैम, मेरा आपसे सवाल होगा कि बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान में पीठ में दर्द, सिर में दर्द, और बहुत आगे ज़्यादा अगर चले गए तो माइग्रेन में इशू होने लग, मतलब माइग्रेन का इशू होने लगता है। तो ऐसे में उन लेडीज़ को क्या करना चाहिए? सो पीठ में दर्द बहुत ही कॉमन है प्रेगनेंसी में। अब देखो हमारे अंदर जो चेंजेज हो रही है, यूट्रस धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो एक प्रेशर इफेक्ट दे रहा है, और हमारा वो यूट्रस कहाँ है, पेल्विक एरिया में है। तो हमारी जो लोअर बैक है वो हमारी हैवी हो जाती है। प्लस ये रास्ता अब हमारा बर्थ कनाल बन रहा है, तो हमारे अंदर से 2 हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन जो रिलीज हो रहे हैं, तो ये हमारे पेल्विस को ढीला कर देते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि हमें बैकएक होती है। तीसरा, जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, हम देखते हैं हमारी कर्वेचर ऐसे चेंज हो जाती है, हमारी लॉर्डोसिस होती है, हम डक की तरह चलने लगते हैं। सो ये फॉल्टी जो हमारा लॉर्डोसिस हो रहा है, जो हमारी स्पाइन को टेढ़ा कर रहा है, ये भी हमारे इसको थोड़ा एग्जैगरेट कर देता है। तो हमें अब इसको बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये तो सब प्रेगनेंसी के कारण होगा ही, और आप प्लस हम जहाँ रह रहे हैं, हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, विटामिन डी की, वो हमारे डाइट में प्रचुर मात्रा में हमें मिले। तो हमें वहाँ पे पहले डाइटरी करेक्शन करना है, सप्लीमेंट्स लेना है। जो डॉक्टर हैं वो आपको ज़रूर कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी की कैप्सूल देते हैं आफ्टर प्रॉपर चेकिंग। और प्लस हम अपने पॉस्चर को करेक्ट करें। हम बैठे हैं या उठ रहे हैं या चल रहे हैं, तो हम थोड़ा सा अपने पॉस्चर को करेक्ट करें। आजकल बड़ी अच्छी प्रीनेटल बेल्ट भी आ गई है जो आपकी पॉस्चर करेक्शन करने में आपकी हेल्प करती है। जो ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है बेबी जब बड़ा हो रहा है, तो हमें एक सपोर्ट दे देती है। हाई वेस्ट पैंटीज आती है, लेगिंग्स आती है, तो ये सब करके, प्लस फिर भी हमें बैकएक हो रहा है, हम कुछ प्रीनेटल योगा जो स्पेशली हमारी बैक मसल्स के लिए है उसको स्ट्रेंथन करती है, और हमारी ये बैक मसल जो पेनफुल हो गई है उसमें हमें थोड़ा कंफर्ट मिलता है। इसके ऊपर हम थोड़ा हीट पैड एप्लीकेशन कर सकते हैं, वहाँ पे मसाज कर सकते हैं, थोड़ी वायल लगा सकते हैं। आज लोकल पेन रिलीफ थोड़ी सी हमारी क्रीम्स आती है, हम उसको यूज कर सकते हैं। और फिर भी बहुत पेन हो तो हम अपने डॉक्टर की सलाह लेकर कुछ अच्छी मेडिकेशन का भी सहारा ले सकते हैं। वैसे ही आपने बताया कि हमें दूसरा माइग्रेन जो एग्जैगरेट हो जाता है, यस, माइग्रेन प्रेगनेंसी में अगेन ये सब हार्मोन का काम है। कुछ हार्मोन बढ़ गए हैं जिसके कारण यहाँ पे हमें ट्रिगर होती है और हमारा माइग्रेन। तो हम थोड़ा मेडिटेशन करें, माइग्रेन की जो सेफ मेडिसिन है उसको अपने साथ रखें, ट्रिगर फैक्टर को ढूंढें कि किसके कारण हमारा ट्रिगर हो रहा है। हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें वो स्ट्रेस लेवल हाई नहीं होगा, तो इसकी इंसिडेंस हमारी कम हो जाती है और हम सेफ मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। थैंक यू, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जवाब दिया आपने। जो भी लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे उनके लिए आई थिंक इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी होगी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मैम, आपसे मेरा एक और सवाल होगा कि वजाइना से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, खास करके वजाइना में पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, खुजली और इचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है कई प्रेग्नेंट लेडीज़ को। तो ऐसा अगर वो फेस कर रही हैं तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए टू अवॉइड दिस, उसके बारे में बताइए प्लीज़।
तो ज़्यादातर जैसे प्रेशर वाली जो फीलिंग है वजाइना में, तो वो तो समझ में आती है क्योंकि यूट्रस जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो नीचे को प्रेशर फील होना, तो कंजेशन होता है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है उस एरिया में, तो कंजेशन की वजह से भी वो जो एक प्रेशर की हैवीनेस की फीलिंग होती है वो काफ़ी नॉर्मल है। तो हम लोग कहते हैं जब आप लेटे हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने बटक्स के नीचे तकिया पिलो लगा लगा। लीजिए, कुछ लगा लीजिए, जिससे आपका लेवल थोड़ा ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी चले जाओ, ठीक है? तो उससे भी थोड़ा आपको फ़र्क फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी चीज़ जैसे इचिंग होना या पेन या इचिंग, जलन, हाँ, बर्निंग या इचिंग होना, तो उसमें बहुत अ, ऐसा हो सकता है कि वो फंगल इन्फेक्शन हो, क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन होते हैं। फंगस हमारे बैक पैसेज में जहाँ से मोशन निकलता है, एनस और उसके ऊपर, वहाँ उसका घर है फंगस का, तो वो फंगस होता है। पर सबको फंगल इन्फेक्शंस क्यों नहीं होते? क्योंकि इसके बहुत दुनिया भर में बहुत प्रॉब्लम है कि लोगों को बहुत फंगल इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं, और जिनको होते हैं उनको होते रहते हैं। तो ये नहीं है कि एक बार हो, ट्रीटमेंट ले लिया, आप सब ठीक हो जाएगा, फिर से हो सकता है। और जब भी आप एंटीबायोटिक्स लेंगे, तो एंटीबायोटिक्स को ये नहीं पता होता है कौन से बैक्टीरिया मारना है, कौन से नहीं मारना है। वो सारे बैक्टीरिया मार देते हैं, वो आपके अच्छे बैक्टीरिया भी मार देते हैं, और वहाँ पे इतने अच्छे बैक्टीरिया अपने हैं जो हमें बाकी फंगस से और सबसे बचा के रखते हैं। तो वो जब वो ही नहीं है, तो फंगस को अपर हैंड मिल जाता है और फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। तो एंटीबायोटिक लेने के पहले 10 बार सोचें। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन आपको होते हैं, तो आप डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि ये ज़रूरी है लेना, या इसको अवॉइड किया जा सकता है। और इसको करने के लिए सिंपल, एक तो कुछ अपना वहाँ का पीएच जिसको कहते हैं, जैसे जहाँ एसिडिटी जो होती है वहाँ की, वो हमारे लिए अच्छी होती है। तो उसके लिए कुछ बाहर के सॉल्यूशंस भी आते हैं जिनसे आप कर सकते हो, नहीं तो पानी में विनेगर डाल के, दही डाल के, इस सब से आप पीएच अपना मेंटेन रख सकते हो। और अपना साबुन ना इस्तेमाल करें, मतलब अपना जो सोप ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ नहीं तो वो बहुत ड्राइनेस भी करता है। तो वहाँ गीलापन ना रखें। तो जब भी यूरिन पास करें, मोशन का, आप धोएं, उसके बाद ज़रूर उसको ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद कुछ एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं जो बिल्कुल सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वॉश करने के लिए कुछ केमिकल्स जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, वो आप, जिससे कि आपकी एसिडिटी वहाँ पे मेंटेन रहे, आपके अच्छे बैक्टीरिया ग्रो हों, वो कर सकते हैं। कभी कभी अंदर रखने के लिए गोलियां भी दे दी जाती हैं। अगर अंदर इन्फेक्शन देखा गया तो अंदर इन्फेक्शन के लिए गोलियां वजाइना में डाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ़ हैं। कुछ 5-6 नाइट्स, रोज़ नाइट को एक रख लीजिए, तो उससे भी ठीक हो सकता है। बाकी आप ज़रूर अपना शुगर लेवल वगैरह चेक करा लें कि वो तो नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, पहले ठीक था अभी हो सकता है। और ज़्यादातर यही प्रॉब्लम्स हैं। मतलब हाइजीन मेंटेन रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि या प्रेगनेंसी में हमारी वजाइनल डिस्चार्ज नेचुरल वे में बढ़ जाती ज़्यादा है, होता है, वो राइट? नॉर्मल है। तो हाँ, हर हमें डिस्चार्ज वजाइनल एबनॉर्मल नहीं है। गैस, तो कुछ नॉर्मल है, मोस्टली नॉर्मल है, कुछ एबनॉर्मल है जो मैडम ने बताया कि कुछ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ वहाँ दूसरी एबनॉर्मल बैक्टीरिया आ सकती है, तो हम उसको चेक भी करा लें और वजाइनल हाइजीन का ध्यान रखें। मैम बहुत सारी लेडीज़ को ना स्ट्रेच मार्क्स की काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको चिंता रहती है कि अब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएंगे, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए कि वाइल प्रेगनेंसी हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि आगे चलकर स्ट्रेच मार्क्स ना हो या कम, इसके बारे में। सो कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दाग अच्छे हैं, ये आप चाहो ना चाहो ये आएगा ही आएगा, और ये स्ट्रेच मार्क हमेशा थोड़ा बहुत छाप छोड़ कर जाएगा। जो डार्क कलर है उनके दाग थोड़े गहरे होते हैं, जो लाइट कलर फेयर कलर है उनके थोड़े डिमिनिश फॉर्म में होते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? हमारा टमी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो स्ट्रेच हो रहा है, तो अंदर की सबक्यूट फैट थोड़ी टियर होती है। कुछ हार्मोन जैसा मैडम ने बताया, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, तो हमारी पिगमेंटेशन तो वो पिगमेंटेड हो जाती है। अब इसको हम कम कैसे करें? पहला, आप ओवरवेट ना हो, बहुत ज़्यादा ये ना कोशिश करें कि मेरा बेबी बहुत बड़ा होने वाला है। अच्छा खाएं, अच्छा पिए, ताकि ओवर डिस्टेंशन ना हो। डायबिटीज़ है तो उसको हम टाइम पे करेक्ट करें, क्योंकि पॉलीहाइड्रामिया के अंदर पानी भरेगा तो स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी तो मार्क्स गहरे होंगे। तीसरा, हम अच्छे से अपने एरिया को मॉइस्चराइज करें। ड्राइनेस से भी हमारे मार्क्स थोड़े गहरे हो जाते हैं, तो मॉइस्चराइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
प्लस पोस्ट डिलीवरी ये सब दाग आपके धीरे धीरे कम हो जाएंगे। गिव टाइम, हमने थोड़ी टमी की एक्सरसाइज करी पोस्टनेटल पीरियड में तो हमारी मसल की स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, और ये जैसे ही मसल आपस में अच्छे से स्ट्रेंथन होकर अप्रॉक्स होते हैं तो ये मिनिमाइज हो जाते हैं। आप देखो कि आप सब जब हम लोग डिलीवर हो जाते हैं तो हमारे बहुत ही मिनिमल मार्क्स दिखते हैं, जो हम थोड़े से क्रीम लगा करके उसको छुपा भी सकते हैं, राइट। तो कॉस्मेटिकली आपको बहुत परेशानी नहीं होगी, ट्रस्ट में। तो जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी स्ट्रेच मार्क्स को लेकर के, तो उनके लिए सोल्यूशन मैम ने आप लोगों को दे दिया है। तो प्लीज़ इस सोल्यूशन के लिए आई थिंक आपके लिए ये यूज़फुल होगा। और इस सेशन को ख़त्म करने से पहले बस हम इतना ही चाहेंगे कि आप लोग हमारे ऑडियंस को कुछ मैसेज दे दें, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हमारी ये वीडियो देख रही होंगी। तो उनके लिए मैम आप दोनों प्लीज़ कोई छोटा सा मैसेज। तो मेरा मैसेज यही है कि जब आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उसके पहले आप अपने डॉक्टर से मिलें। पहले हम ये देख लें कि आपको कोई आपकी जनरल हेल्थ कैसी है। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो हम पहले कर सकते हैं, और अगर कोई समस्या निकले तो उसका समाधान हम पहले ही कर लें, जिससे आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी स्मूथ चले। कुछ वैक्सीनेशन हैं जो हम दे लें जिससे आपको बाद में प्रेग्नेंट होने में वो इन्फेक्शंस ना हो। और जब आप प्रेग्नेंट हों तब आप ज़रूर अपना एंटीनेटल चेकअप, कॉमन सिम्टम्स हैं उनकी बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं। कई बार आप चिंता करते रहते हैं और आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए, पर रेगुलरली अगर आप अपनी एंटीनेटल केयर अपने डॉक्टर से करवाते रहें तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी स्मूथ चलेगी। आप और आपके डॉक्टर मिलके इसको आप एक बहुत खूबसूरत 9 महीने में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेरी आपसे यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, कि आपकी बहुत शुभ यात्रा रहे और आपके पास अच्छा सा बच्चा हो। मैं अपने व्यूअर को बताना चाहूँगी जो सब सुन रहे हैं कि देखो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत मज़ेदार है ये। 9 मंथ के हर एक पल को जियो और एज अ कपल जियो, क्योंकि पापा का भी रोल है और मम्मा का भी रोल है। तो हम एक दूसरे का साथ देते हुए इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इस जर्नी को स्मूथली आगे ले जाइए। बहुत सारी नेगेटिविटी में आप ना रहें, बहुत सारे गूगल, हर डॉक्टर की हर प्रिस्क्रिप्शन को हमने गूगल किया, हर मेडिसिन को, ये ना करें। हम अपनी नेगेटिव दोस्तों से भी ऐसी बातें ना करें, क्योंकि उनकी जर्नी अलग हो सकती है, उनके केसेस अलग हो सकती है, उनका कंडीशन अलग हो सकता है। आप एक अलग इंडिविजुअल हो, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने डॉक्टर जिससे भी आप मिलते हैं उन पे बिल्कुल ट्रस्ट करें और उनके बताए हुए चीज़ों की को एकदम से फॉलो करते जाओ और एज अ कपल इस प्रेगनेंसी को जियो, एक दूसरे का साथ देते हुए। देखो कितना मज़ेदार पल है ये। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा मैसेज आप लोगों ने हमारी ऑडियंस को दिया है। प्रेगनेंसी जैसा आप सभी ने कहा, हम सब जानते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी तो है ही, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं जिसके बारे में आज हमने इस सेशन में जाना। आई होप आप दोनों ने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू ऑडियंस। थैंक यू।